हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर अजीत शेखर। मैंने बीबीएससी बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड मास्टर इन वेटनरी साइंस किया हुआ है बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। तो आज के क्लासरूम में हमारा क्या होगा सर? तो देखो बच्चों, आज हम लोग पिछले टॉपिक का रिवीजन करेंगे। फिर इस नीट के एग्जाम में एक बात आप लोग जान लीजिए, इस नीट के एग्जाम में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जो सिलेबस खत्म करेंगे इस बार क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और आज एक नया टॉपिक पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और नीड बेस्ड पीआईक्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिविंग किसको कहेंगे। तो सर आपने बताया था कि ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ये 5 कैरेक्टर आपने बताया था। तो बताओ भाई, डिफाइनिंग कैरेक्टर किसको बोलेंगे? सर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस को मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स बोलेंगे। गुड। तो ग्रोथ तो पता ही है कि मास बढ़े या नंबर बढ़े उसको ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। और वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। दे आर नॉट द सिनोनिम, दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो अलग अलग इवेंट्स हैं। रिप्रोडक्शन क्या है भाई? सर हम बताओ भाई। अपने से अपने जैसा को बनाने को रिप्रोडक्शन कहेंगे। अपने से अपने जैसा मतलब लुक सिमिलर, अलाइक, ठीक है। मगर कुछ कुछ जो लिविंग बीइंग है उनमें नहीं होता है रिप्रोडक्शन। तो म्यूल्स, वर्कर, हनी बी, कभी कभी ह्यूमन में भी कुछ स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना गया, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना गया है। मेटाबॉलिज्म की बात करा गया है तो बॉडी में सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। वैसा केमिकल रिएक्शन जिससे हमारा बॉडी का नीड चलता हो उसी को सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाने को बोलते हैं, और कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजों को बनाने को कहते हैं, ठीक है। और सारे ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करा जाए तो जाहिर बात है कि सेल सबसे छोटा इकाई है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे छोटा इकाई है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक सभी रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली को, ठीक है। अब हम लोग कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। फिर ग्रोथ, मैथ द कॉलम है ग्रोथ। हाँ भाई, ग्रोथ सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि इंक्रीज इन मास और नंबर। रिप्रोडक्शन अपने से अपने जैसा बनाने को रिप्रोडक्शन कहेंगे। मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑल द केमिकल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ अ लिविंग सेल। तो अब थ्री ए का थ्री भाई यही दो को में से होगा। बी का वन ये है, ये नहीं होगा, यही बात है, यही ऑप्शन होगा। सी का फोर और डी का 2, सही है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है।
चलते हैं आगे कि की फीचर क्या है। की फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ग्रोथ है कि साउंड प्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन है, स्टिमुली है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सीरियसनेस हमने अभी देखा है, यही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ग्रोथ हो नहीं सकता है, ठीक है। मास और नंबर तो वो अभी पिछले लेक्चर में हम देखा है। साउंड प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि जिनमें साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा लिविंग नहीं होगा, होते हैं। रिप्रोडक्शन का भी हमने देखा कि ऐसा ही लिविंग जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं वो भी लिविंग होते हैं। तो ये हमारा की फीचर है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ तो नहीं होता है। ओनली यूनिसेलुलर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो अलग अलग होता ही नहीं है, इसमें तो सिनोनिम्स होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओनली मल्टीसेलुलर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ऑल एनिमेट्स और इनएनिमेट्स, ये एनिमेट्स का मतलब होता है लिविंग और इसका मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इसका मतलब होता है लिविंग और इसका मतलब है, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते सारे लिविंग में होगा ही। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सीधा मेटाबॉलिज्म। तो यही सारा क्वेश्चन था जो इसके जो हमारा पिछले टॉपिक था उसके बेस्ड पे हमने देखा। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, एक सेकंड पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं, बैग लेते हैं। चलो, सिंपल सा नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के जानवर, नंबर और टाइप्स, ठीक है, कि इस संसार में कितने कितने तरह के जो जीव है और कैसे कैसे जीव है, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। और इसी को एक बनाया गया, टर्म बनाया गया बायो डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी है, बहुत सारा एनिमल्स में, लायन है, चीता है, मंकी है, लेपर्ड है, कैट्स है, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स भी बहुत सारा भरा पड़ा है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ठीक है जो लिविंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग नंबर और डिफरेंट नंबर, संख्या क्या है, और टाइप्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइप और नंबर को ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी का एक अनुमानता लगाया जाए कि अभी तक जो करंट है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हो चुका है अभी तक सो फार। कितना हो चुका है, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेटा है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज। इसको याद रख लीजिएगा कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हो चुका है। इसमें से बात करा जाए तो 1.025 मिलियन स्पेसीज इंसेक्ट्स है, ठीक है, और 0.225 अदर एनिमल है और 0.5 प्लांट्स है, ठीक है। तो सीधे बात करा जाए तो 1.25 जो है दैट इज एनिमल और 0.5 जो है मिलियन स्पेसीज प्लांट्स का है। ये सारा जो है दैट कम्स अंडर द एनिमल और ये वाला हिस्सा अपना दैट इज कम्स अंडर द प्लांट। और एनिमल में भी इंसेक्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज बात करा जाए तो कम से कम 15,000 स्पेसीज, 15,000 एनिमल्स हर साल डिस्कवर होते, न्यू एनिमल डिस्कवर होते, न्यू एनिमल डिस्कवर होते, ठीक है।
और एक ग्लोबल एस्टिमेट से अंदाजा लगाया जाए तो करीबन करीबन 5 से 30 मिलियन स्पेसीज, 30 मिलियन स्पेसीज होगा अर्थ पे। ठीक है, डाइवर्सिटी का अंदाजा लगाया जाए तो 5 से 30 मिलियन। मगर हमको याद क्या रखना है, दिस 1.7 to 1.8, इसमें 1.25 एनिमल, 0.5 प्लांट्स। ये भी नहीं याद रहना चलेगा, मगर ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का चीज है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या इस पैराग्राफ में दिया। अभी तक यही पैराग्राफ हम लोगों ने देखा है। अगर अपने आसपास देखेंगे तो एक लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे आपका पालतू जानवर हो या अन्य जानवर हो, और चाहे प्लांट्स हो। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है जो आप अपने नेगेटिव, और किस पे बात किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बात करा गया। ठीक है, अब जैसे जैसे अपने ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ाओगे आपका वैरायटी और रेंज बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो डॉग देखोगे, कैट देखोगे, ठीक है, उसके थोड़ा और जंगल में जाओगे तो मंकी देखोगे, काऊ देखोगे, लायन देखोगे, एलिफेंट देखोगे। तो जैसे जैसे जानवर का बढ़ाते जाओगे, एरिया बढ़ाते जाओगे, अपना नंबर भी बढ़ेगा और रेंज भी बढ़ेगा। यहाँ पर 1-2 जानवर दिखेंगे या 4 दिखेंगे या 40 दिखेगा, यही कहने का मतलब है। अगर वही बात है, आप अगर डेंस फॉरेस्ट जाओगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यूज रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, मतलब हर अलग अलग तरह के जानवर एक स्पीसीज होता है। अब जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो कहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described between 1.7, this refers to the biodiversity or the number or types of the organism present on earth। सही बात है, 1.7 से 1.8 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और नंबर, इसी को बोला गया बायोडाइवर्सिटी। मगर टोटल नंबर का भी स्पीसीज जो नोन है 1.7 to 1.8 मिलियन ही है। आप लोग बच्चा पार्टी 1.7 से कितना है, 1.8। ठीक है, we should remember here that we explore new areas, even old or new continuously being identified। डेवलपमेंट हो रहा है और नया नया जानवर मिलेगा। तो हम लोग को इस इतना चीजों में एक ही बात याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ऑप्शन में रहेगा, टिक कर देना है। और नंबर पूछा जाए तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। बाकी चीजों को हम लोग को देख लेना, समझ लेना है, और याद हमको ये नंबर रहना चाहिए। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोच में ये हो गया कि भाई इतना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, इतना ज्यादा प्लांट्स है, मिलियंस ऑफ मिलियन प्लांट है और मिलियंस में एनिमल्स है। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अगर कोई एक आदमी इसको पढ़ना शुरू करे सारे ऑर्गेनिज्म को, तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, तो भी नहीं इस अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी नहीं कर पाएगा। तो बहुत सही बात है। हाँ सर, ये तो बात है। ऐसे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक स्कूल है जिसमें आपको मान के चलिए, ये एक स्कूल है, इसमें 500 बच्चे रहते हैं। ठीक है, 500 बच्चे रहते हैं। तो 500 बच्चे इस स्कूल में रहेंगे और यहाँ 10 मास्टर है। इस 10 मास्टर को अगर बोला जाए पढ़ाने को एक एक बच्चा को, ठीक है, 10 मास्टर को एक एक बच्चा को पढ़ाना है, 1 घंटा में 10 बच्चे को पढ़ाएगा। ठीक है, अगला 50 घंटा लग जाएगा उसको हर बच्चे को पढ़ाने में। ठीक है, और 50 घंटा दिन में 24 घंटा होता है। एक बच्चा को एक क्लास लेने के लिए 2 दिन लगेगा।
ठीक है, ज्यादा मैथ्स हो गया? नहीं ज्यादा मैथ्स, सिंपल सा कहना है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इतना कोई जानवर पढ़ ले और इतना है। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए भाई? हमको जानना तो है, मगर कैसे जानेंगे? इसके लिए एक मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिल रहा है, टैक्से प्लस नोमोस। टैक्सो प्लस नोमोस। टैक्सोनोमोस का मतलब है, टैक्सो का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब लॉ। मतलब अरेंजमेंट करने का तरीका, किस तरीके से हम इस पूरे 1.7 टू 1.8 बिलियन नॉन स्पीसीज को कैसे अरेंज करेंगे कि हम लोग आसानी से उसका स्टडी कर पाए। कोई कन्वर्सन तरीका नहीं हो, कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं हो कि एक आदमी को पूरा जिंदगी बीत जाने के बाद भी 20 स्पीसीज भी नहीं पढ़, ऐसा तरीका नहीं बताना है। और ये वर्ड जो दिया वो एपीडी कॉन्डोले साहब ने यूज किया अपने बुक थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में। सर इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए सर, कैसे कैसे आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा? हम बता रहे हैं बच्चे, मान लेते हैं इस सोसाइटी में 200 बच्चे रहते हैं, 200 बच्चे रहते हैं और ये 1, 2, 3 और 4 क्लास, ये 4 क्लास के बच्चे हैं। अगर और इसको मिला के हाँ भाई 4 टीचर है और एक सिलेबस दे दिया चारों का, एक साल में सारा बच्चे को पढ़ाना है, कभी नहीं खत्म हुआ, 4 मास्टर मिलकर पढ़ाएगा। तो फिर इसने क्या क्या तरीका निकाला? एग्जाम लिया। ठीक है, एग्जाम लिया और एग्जाम लेके जो 1 में पास किया बच्चा उसको 1 में दिया, जो 1 में, और जो 2 के लायक था बच्चे को 2 को दिया, 3 का जो लायक था 3 का दिया, 4 का जो लायक था 4 का दिया। मतलब इसने पेपर क्लियर किया होगा केजीज का तो 1 में आया, इसने 1 का क्लियर किया हो तो 2 में आया, 2 का क्लियर हुआ 3 में आया, 3 का क्लियर हो गया तो 4 में आया। तो उसके कैरेक्टर्स को देख के, उसके कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद हमने उसको एक घर दे दिया, बोला कि हाँ भाई इसमें सारे बच्चे एक समान है, सारे बच्चों का पढ़ाई एक समान होगा। तो इसी को बोल देते हैं टैक्सोनॉमी, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी इट्स नथिंग बट अरेंजमेंट। ठीक है, वर्ड से ही क्लियर है कि भैया टैक्सो प्लस नोमोस, टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। इसी तरीके से हम लोग एनिमल को भी अरेंज करेंगे। हाँ, एनिमल किंगडम है, चलो ठीक है, पोरिफेरा ठीक है तुम आ जाओ, ठीक है, सिलेंट्रेटा तुम आ जाओ, टिनोफोरा तुम आ जाओ, प्लैटीहेल्मिन्थ तुम आ जाओ, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो ऐसे ऐसे करके कि हम लोग किंगडम बना लिए, उसी में डालते गए। अच्छा तुम सेम दिख रहा है आ जाओ, तुम सेम दिख रहा है आ जाओ, और उसका और उसको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैमल्स है, हाँ भाई ठीक है, मैमल्स क्या कैरेक्टर्स है कि ठीक है अपने बच्चे को दे गिव बर्थ टू द यंग बर्ड्स, ठीक है, उसको हम डाल दिए कि हाँ भाई मैमल्स ये है। तो सीधे सीधे बात को हम लोग समझ गए। ठीक, यही लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अभी हम देखेंगे कैटेगरीज और टैक्सा के बारे में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्लियर है। अब टैक्सोनॉमी में 4 तरीके के स्टेप्स होते हैं। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा नोमेनक्लेचर। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, ये चैप्टर महा 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 इजी है। ठीक है, तो पहला चीज है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है? गांव में अगर कोई बच्चा है उसे कैरेक्टर को स्टडी को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब कोई भी स्पेसिफिक है, वेदर इट्स प्लांट्स है वेदर इट्स एनिमल है, उसके कैरेक्टर की स्टडी को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। इट्स अ मैंगो प्लांट, ठीक है, मैंगो का प्लांट है, ठीक। अब इसको कैरेक्टराइजेशन की बात करा जाए, कैरेक्टराइजेशन का बात करा जाए, कैरेक्टराइजेशन का बात करा जाए, कैरेक्टराइजेशन का बात करा जाए तो क्या सर इसमें रूट दिख रहा है, वेरी गुड बच्चे, रूट दिख रहा है। सर स्टेम भी दिख रहा है, वेरी गुड। सर लीव्स भी दिख रहा है, वेरी गुड। फ्लावर होगा सर, ठीक है, वेरी गुड। फ्रूट दिख रहा है सर, फ्रूट भी होगा। तो इसी को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टर की स्टडी को कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, कैरेक्टर के स्टडी को कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई नया मिला है तो पहले के जो एस्टैब्लिश्ड जीव है, लिविंग है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उससे हम मिला के देख लेंगे, अगर सेम है तो उसको वही घर में डाल देंगे। मतलब क्या, अगर 200 बच्चे के बाद 201वां बच्चा आया तो उसका टेस्ट ले लेंगे, अगर 1 2 3 4 में आ गया तो उसको उसी में डाल देंगे। सीधा मतलब क्या है कि जो पहले से जो हमारे पास एनिमल इनहैबिटेंट है, पहले से जो जानवर मौजूद है, पहले से जो प्लांट मौजूद, उसके कैरेक्टर को हम लोग मिला के देख लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, तब हम बता पाएंगे कि वो नया है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का बात करा जाए तो देखिए कि हाँ, हम लोग अपने जो प्रीवियस जितने भी आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं, इस स्टेप को आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे कि प्रीवियस जितने भी जानवर हैं, सॉरी जितने भी प्लांट्स है, उससे क्या करेंगे हम लोग मैच कर लेंगे कि हाँ कि फ्लावर, अब इसका जो कैरेक्टर के स्टडी पे हम लोग देखे कि हाँ सेम है तो फिर इसको उसी बॉक्स में डाल देंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बात करा जाए क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में आया कि ठीक है कि हाँ अब इसको एंजियोस्पर्म में आया, जिम्नोस्पर्म में आया, ब्रायोफाइटा में आया, टेरिडोफाइटा में आया, उसी के बेस पे हम लोग डाल देंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है that comes under the angiosperm category, ठीक है। जो मैंगो प्लांट है वो comes under the angiosperm, ठीक है। एंजियोस्पर्म में आता है मैंगो, तो ये एंजियोस्पर्म में आएगा। मैंगो कहां आएगा, इट्स कम्स अंडर द एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म में आएगा। और लास्ट नाम देने का प्रक्रिया, नाम इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल से नाम देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अब आईसीबीएन से नाम देंगे या आईसीजेएन से नाम देंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ आईसीबीएन के थ्रू हम लोग नाम देंगे आईसीबीएन। तो क्लियर है। पहले पूछेंगे बताओ भाई बताओ अपना कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर के बाद मिला के देख लिए कोई पिछले वाले में तो नहीं है, अगर पिछले वाले सिमिलर हुआ तो उसको उसी घर में डाल देंगे, अगर नहीं है तो खोजेंगे कि भाई इसका कौन सा घर है, नया घर है तो नया घर बनाएंगे, ठीक है, नया स्पीशीज होगा तो। और उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, क्या नाम है, कौन से नाम से जाना जाए। प्लांट है तो प्लांट के इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर के नाम से, फिर नहीं तो अपना जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बात को? हाँ सर क्लियर है। अब ये टाइगर महाशय से बात करते हैं। टाइगर जी अपना कैरेक्टर बताइए। ओए चंगेज खान, कैरेक्टर का बात करेगा तो मेरा बॉडी स्ट्रिप्ड होता है, ठीक है। दूसरा नंबर बात कि आई हैव गॉट द 4 legs,
आई एम अ कार्निवोर, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन हो गया, पहले ऐसा कोई है तो हाँ नहीं है, ठीक है। अब ये आएगा कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, कि इसका दे कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। और इसका जो नोमेनक्लेचर होगा ICZN के थ्रू होगा। बस इतना बात है, क्लियर, सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया? ये टैक्सोनॉमी का चारों बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं आगे के मुद्दे पे, नोमेनक्लेचर पे। कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन तो कुछ है नहीं, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को नोमेनक्लेचर में डील करना है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर नामकरण दो हिस्सों में बटा है। एक पहला वर्नाकुलर और कॉमन नेम और दूसरा साइंटिफिक नेम, ठीक है। वर्नाकुलर कॉमन नेम का मतलब क्या है कि कॉमन एरिया में, लोकल रीजन में आपके किस नाम से जाना जाता है, उसी को वर्नाकुलर कॉमन, मतलब कोई एक इंसान है, ठीक है, हाथ पर इसका तो चाइना और जापान जैसा हो गया, ठीक है, तो उसको उसके फादर कुछ और नाम से बुलानी होगी, मदर कुछ और नाम से बुलाते होंगे, दोस्त कुछ और नाम से बुलाता होगा, ठीक है, उसके दादाजी कुछ और नाम से बुलाते होंगे। तो एक ही आदमी का चार नाम, उसी तरह कोई एक ही स्पेसिमेन का, कोई एक प्लांट का, कोई एक एनिमल का बिहार में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, ठीक है, बिहार पंजाब छोड़िए, पटना में अलग होगा और मधुबनी में अलग होगा, हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफिकल्टी होगा हम लोग को जानने में कि एक ही ऑर्गेनिज्म का दो अलग अलग नाम से हो गया। हम अगर बात कर रहे हैं टाइगर का, ठीक है, या मैंगो का, तो नेक्स्ट जो दूसरा जो पीपल है, दूसरा जो आदमी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सेम ही चीज का बात कर रहा है। तो इसीलिए एक तरीका बताया गया कि हाँ भाई, बार बार तुम लोग का ये चेंज होता है, इसीलिए एक इंटरनेशनली सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, उसी को दो भाग में, मतलब हम लोग एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। मगर हम लोग को सबसे जो जानना है, जिसके बारे में सारा दुनिया बात करती है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हम लोग सिर्फ देखने को देख लेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मगर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये सबसे एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वर्नाकुलर कॉमन नेम को। ये अपना जियो हो बिहार के लाला है, ठीक है। अब जियो हो बिहार के लाला को अपने वाइफ के लिए रोज देना है, तो ये मार्केट गया तो बोलेगा, ए भाई साहब कहीं यहाँ गुलाब हमरा दिया, यह है रहा है मधुबनी का, तो अपने मैथिली में पूछता है कि भाई साहब कत्ते में दे छे गुलाब की पाई है। अब यही बंगाली गया तो बंगाली इस गुलाब को गुलाब बोलता है, गुलाब, ठीक है, सोंदेश, ठीक है। बंगाली एक्चुअली दे आर वेरी क्यूट पीपल्स। एंड ये तमिल रोजैपो बोलते हैं। है एक ही गुलाब, तीनों तीन तरीके का बात बोल रहे हैं, है एक ही गुलाब। ये तमिल में रोजैपो, ठीक है, और इसमें गुलाब, ठीक है, और यहां गुलाब। तो अब इसको बोल दिया जाए, इसी आदमी को बिहार भेज दिया जाए, अभी कहते रहेगा आई नीड रोजैपो, आई नीड रोजैपो, आई नीड रोजैपो, वहां उठाएगा चप्पल से मारेंगे, भागता है कि नहीं, रोजैपो रोजैपो तुम्हारा पाप रोजैपो। तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल्स बनाया गया कि जिससे कि हम लोग ये बता सके कि एक दूसरा आदमी एक सेम ऑर्गेनिज्म का, गुलाब का ही बात कर रहा है तीनों। तो इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ये साइंटिफिक नेम जो दिया, जो प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम दिया 1 मई 1753 अपने बुक स्पेसीज प्लांटेरम में बताया। उसी तरह 1 अगस्त 1758 1758 को अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में इन्होंने इस नाम का चर्चा किया। कब? 1 मई 1753 1 में 17 लगता है रेड थोड़ा चमक रहा होगा एडिटिंग। 1 में 1753 को प्लांट के लिए जो बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अपने बुक स्पेसीज प्लांटेरम में, और इसमें 1 अगस्त 1758 को 10th एडिशन के बुक, किसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, और बोला कि इससे पहले सारा नाम खत्म, इससे पहले सारा नाम खत्म, मतलब कि बिफोर दिस नो नेम विल बी एक्सेप्टेड इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो कैरोलस ने प्लांट का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कौन से बुक में बताया? तो स्पेसीज प्लांटेरम में बताया। और एनिमल का कहां बताया? अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में बताया। और इसको कितना बताया? 1 मई 1753, और इसको बुक का नाम क्या है? स्पेसीज प्लांटेरम। और इसमें 1 अगस्त 1758 10th एडिशन में बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इतना डेट वेट याद नहीं रखना है बच्चे, डेट याद रखने से कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैरोलस लीनियस ने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और कौन से बुक में दिया? तो सिस्टेमा नेचुरी, और प्लांट का स्पेसीज प्लांटेरम, और एनिमल का सिस्टेमा नेचुरी में। बस इससे ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। अब जो चीज आने जा रहा है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड से कम और आना होगा इस चैप्टर से, तो ये इसका हॉट टॉपिक है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। बाय मतलब दो कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहला नियम क्या है कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट विल बी 2 कंपोनेंट? एक अपना ये एक कंपोनेंट, और अपना ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट बताएगा जीनस के बारे में, और दूसरा कंपोनेंट बताएगा स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीशीज के बारे में, दैट इज स्पीशीज के बारे में। ये मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा क्या डिनोट करता है? जीनस, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज नोन एज स्पीशीज। इतना बात क्लियर है तो बताओ। ठीक है, इतना बात क्लियर है तो बताओ। जीनस जो होगा हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर्स में, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में, और यहां ऑल लेटर स्मॉल में होगा, स्मॉल ऑल लेटर्स। बात क्लियर है? जीनस का पहला वर्ड कैपिटल, बाद वाक्य सारा स्मॉल, स्पेसीज का स्पेसिफिक एपिथेट का सारा स्मॉल। ठीक है, उसका बात करा जाए, ये पूरा चीज क्लियर है। इसको 4 नियम में हम एनसीईआरटी में नहीं, मैं बस इसको समझा दियो अच्छे से। दूसरा पॉइंट जो आएगा कि भाई प्रिंट करना हमको, ये बोल रहा है मैंगीफेरा, प्रिंट करना हमको तो इटैलिक्स में,
मतलब जब भी प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम हाथ से लिखे तब हैंड रिटन में क्या करोगे? हैंड रिटन में आपको बच्चे हैंड रिटन में सेपरेटली उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। कैसे कैसे सर? ऐसे देखो, मैंगी फेरा लिखेंगे, मैंगी फेरा और इंडिका, इंडिका, इसको ऐसे अंडर सॉरी, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना पड़ेगा। तीसरा बात है कि ये हमेशा लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही, ये जो होगा लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही साइंटिफिक नाम लिखा होगा। इसका रीजन क्या है कि लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही लिखा रहेगा? देखो, हमारा जो इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब नामों में हमेशा वर्ड्स जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं, नया वर्ड्स आते रहता है। ठीक है, मगर लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस है, दे आर डेड लैंग्वेजेस, इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट नहीं होता तो नया वर्ड आएगा नहीं, नया वर्ड आएगा नहीं तो नए तरीके से हम लोग को इसको देखना नहीं पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग ये लैटिन और ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि ये जो साइंटिस्ट का नाम है, ऑथर का नाम है, ऑथर का नाम हम लोग लास्ट में ऑथर का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन स्मॉल, मतलब शॉर्ट में। अब ये कैरोलस लिनियस नहीं लिखे, सीधे लिन लिखे, और ये इटैलिक्स में नहीं होगा, इटैलिक्स में नहीं होगा। क्लियर कट है? बात समझ में आ गया? सिंपल, अपना सिंपल काम है कि भाई दो कंपोनेंट है, पहला क्या जीनस, पहला क्या जीनस, कैसा होगा? पहला कैपिटल, दूसरा क्या स्पेसीज, स्मॉल में ही रहेगा। प्रिंट करना है इटैलिक्स में, हाथ से लिखेंगे अंडरलाइन, किसका होगा? लैटिन और ग्रीक का होगा। यही 3-4 चीजों से क्वेश्चन आएगा। एज इट इज हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि नीट के पेपर में इसको एज इट इज प्रिंट किया हुआ है क्वेश्चन को। दूसरा, ठीक है, ये प्लांट नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है रिपीट नहीं होता है। ठीक है, मगर वही एनिमल नोमेनक्लेचर में रिपीट हो सकता है। सर नहीं समझ में आया बात? मतलब क्या, प्लांट में हम लोग मैंगो को मैंगीफेरा और मैंगीफेरा नहीं हो सकता। कोई भी प्लांट का जीनस और स्पेसीज एपिथेट इक्वल नहीं हो सकता, मगर यही एनिमल नोमेनक्लेचर में आसान से पॉसिबल है। नाजा, ये नाजा सबसे पॉइजनस स्नेक इंडियन कोबरा को कहा गया है, इंडियन कोबरा। इसका नाम भी बहुत अजीब है, नाजा। एक बार आ गया, अगर वो डस लिया तो नाजा, ऊपर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो इस दिवाली अगर आप घर सफाई कर रहे हैं तो बी केयरफुल। ठीक है, और दूसरा नंबर आता है सांप, स्नेक्स कभी काटे तो गो टू द हॉस्पिटल। कि कोई भी गांव में ऐसे वैद्य गोझा हम ये ठीक कर देंगे, वो डोंट बी इन दैट ट्रैप। ठीक है, दिवाली अच्छे से बनाइए, और दिवाली में ये प्रण लीजिए कि हमको कहाँ जाना है। मेरी गर्लफ्रेंड नीतू जी ऐसी होनी चाहिए। नीतू जी मतलब नीट यू जी,
लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नीतू जी का बात कर रहा हूं, नीट यूजी का बात कर रहा हूं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, और इसका एक और नाम होता है रैटस 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 रैटस। ठीक है, डबल टी होगा, यहां भी डबल टी होगा। एक सेकेंड, इसको फिर से दोबारा लिखते हैं। ठीक है, रैटस रैटस रैटस, ये रैट का। ठीक है, तो ये चीज है। तो एनिमल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, मगर प्लांट में तो होगा ही नहीं। इतना क्लियर है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका 110% क्लियर होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी को देख ले जरा। चलिए सर, एनसीईआरटी को देख लेते हैं। हम लोग पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, ये तो हमने देख चुका। एज देयर मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल इन द वर्ल्ड, वी नो इन योर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। ये तो देखे हैं। लोकल नेम वेरी प्लेस टू प्लेस, लोकल नेम का नाम बदलता है पे विद इन द कंट्री, अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग तरीका निकालना पड़ेगा कि एक दूसरे से बात कर सके और हम लोग ये बता सके कि एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये पैराग्राफ पूरा डेड है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग को इसीलिए स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड और सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कि एक परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा, और उस रूल्स के कारण पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेम नाम से जाना जाए, उसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, अब व्हाट इज नोमेनक्लेचर? तो नोमेनक्लेचर में क्या है कि इट्स अ वे बाय विच any name of any organism are standardized with the help of a set of rules is known as nomenclature. Obviously, nomenclature or naming only possible when organism is described correctly and we know that what organism name is attached to. This is identification. कहने का मतलब है कि नामकरण तभी कर पाओगे उसके कैरेक्टर्स का प्रॉपरली तुमने स्टडी किया, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहला हो गया कि भाई कैरेक्टर का स्टडी और उसको प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म से मिला के देख लेना, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें वही बात है, ये कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन को तुमने एक साथ कर दिया है। ठीक है, in order to facilitate the study, the number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each organism. वही एक set of rules बना। This is acceptable to all biologists over the world. सारे biologists को ये acceptable है। For plants, agreed to the principle and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. ये याद रखिएगा, ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यही फॉर और ऑफ देख लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, और वही जूलॉजिकल नेम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICJN। ठीक है, ICJN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। ठीक है, description, the scientific names ensure that the organism
हैज ओनली वन नेम। सही बात, साइंटिफिक नेम वही बताता है कि एक ही नाम रहेगा, हम लोग सब देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव अ सेम नेम। तो इससे क्या होगा कि एक ही नाम रहेगा तो वो डिस्क्रिप्शन समझ पाएगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बात कर रहे हैं। ठीक है, दे आल्सो इंक्लूड such that a name has not been used for any other known organisms, और ये नाम कोई पहले से दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया होगा। Biologists follow the universally accepted principle to provide the scientific name to the known organisms। ठीक है, वही बताया कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और यह सिस्टम का टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लिनियस का। ठीक है, अब टू वर्ड फॉर्मेट है, फाउंड कन्वीनियंट, टू वर्ड फॉरवर्ड टू नेम कन्वीनियंट होता है, ऐसा कहा एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक मैंगो का उन्होंने एग्जांपल लिया कि मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? मैंगी फेरा रिप्रेजेंट द जीनस, इंडिका रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर स्पीशीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, बात वही बोला जो हम लोगों ने बताया। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है और इटैलिक्स में होता है। ठीक है, वही बात है, पहला वर्ड जीनस डिटरमाइन करता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो भी अगर बायोलॉजिकल नेम होता है हैंड रिटन होता है, अंडरलाइन सेपरेट करते हैं, प्रिंटेड इटैलिक्स करते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, यही चीजें हैं। अब आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, इस नीट यूजी के क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। एक्स और वाई दो कंपोनेंट है और जेड उसको डिस्कवर किया है। एक्स जेनेरिक नेम सही है, खत्म स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम सही है, जेनेरिक नेम सही है। वाई स्पेसिफिक एपिथेट है, सही है, जेनेरिक नेम गलत है, स्पेसिफिक एपिथेट सही है, स्पेसिफिक। जेड जेड कैरोलस लिनियस सही है, आर.एच. विटेकर दोनों गलत है। क्या अब ये पहला ए और डी सही है, मेरे से ऑप्शन लिखने में गलत हो गया होगा, दोनों ऑप्शन सही है। नीट में कुछ ऑप्शन में हेरा फेरी होगा, तो सिर्फ ये चीज समझ में आ गया, एक्स जीनस, वाई स्पेसिफिक एपिथेट, डी नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, और यहाँ जेड क्या है? नेमिंग सिस्टम प्रपोज कौन किया? तो कैरोलस लिनियस, हमने देखा है। सिंपल सा मैंगो का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम जो मैंगो का इसने साइंटिफिक नेम पूछा, डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। मैंगी फेरा, अब देखो पहला कैपिटल गलत, मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस, पूरा नहीं, पूरा नाम नहीं लिखना है, पूरा स्मॉल में डिनोट करना है, गलत। मैंगीफेरा इंडिका लिन सही, मैंगीफेरा इंडिका ये गलत, तो सी। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में अगेंस्ट, साथ में नहीं अगेंस्ट बोला कि कौन सा असहमत है, तो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स आर अंडरलाइंड, भाई सही है। ठीक है, हाथ से लिखिए अंडरलाइन, एवरी स्पेसीज हैव अ जेनेरिक स्पेसिफिक, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिक, सही है। जेनेरिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर, जाहिर बात है जेनेरिक नेम कैपिटल होता है, यही होगा आंसर। Nomenclature is governed by a certain universal rules. Which one of the following is contrary to rules of the nomenclature?
कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी कौन सा? कॉन्ट्ररी है, कौन सा? मतलब रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता। नेम्स आर रिटन लैटिन इटैलिक, सही है भाई। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर अंडरलाइन, भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लाइक वेज, यही गलत है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट द जीनस, ऑप्शन नंबर सी, लैटिन में ही होगा भाई। ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं होगा, कोड नहीं होगा। इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर नहीं होगा। इंडियन कांग्रेस नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर ये ICBN का फुल फॉर्म। और ICZN का इस साल पूछेगा, ठीक है। अब ये जो है बायोसिस्टेमैटिक्स, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक देख लेंगे तब। दूसरा चीज है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि 3 पार्ट होगा। कौन कौन पार्ट होगा सर? पहला जेनेरिक नेम या जीनस, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, तीसरा जो कंपोनेंट होगा सब स्पीसीज को डिफाइन करेगा या वैरायटी को डिफाइन करेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, वो ये दोनों को नाम होगा, साइबेरियन टाइगर का भी नाम होगा पैंथेरा टिग्रिस, और इसका भी नाम होगा पैंथेरा टिग्रिस। है दोनों टाइगर, मगर एक का ओरिजिन साइबेरिया का है और दूसरे का जो ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट उसको साउथ एशिया, ठीक है, इंडिया में बंगाल टाइगर ही मिलता है, ठीक है, और ये नॉर्थ एशिया में मिलेगा। अब जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम लोग अभी देखेंगे, तो इसमें होगा पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस। मगर यही आपका साइबेरियन टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस एल्टाइका, ये नाम होगा, ठीक है। उसी तरह कॉलीफ्लावर का ब्रासिका ओलेरिसिया पोट्राइटिस, ये कॉलीफ्लावर का नाम है। उसी तरह ब्रासिका ओलेरिसिया और कैपिटेटा, ये कैबेज का नाम है, ये कैबेज है और कॉलीफ्लावर है। अगर दोनों का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बात करें तो ब्रासिका ओलेरिसिया और इसका भी ब्रासिका ओलेरिसिया, मगर सब स्पीसीज बोट्राइटिस हो गया और यहां पर कैपिटेटा हो गया। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। 3 कंपोनेंट है, जेनेरिक, स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीसीज, ठीक है। अगर सब स्पीसीज क्लियर करने का बात करा जाए, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। अब बात उठ के आता है कि क्लासिफिकेशन पर। कैरेक्टराइजेशन देख लिए, आइडेंटिफिकेशन देख लिए, नोमेनक्लेचर देख लिए, एक ही चीज बचा क्लासिफिकेशन, उस पे बात करते हैं। कोई चीज को क्लासिफाई करना है, तो उसका सिमिलर कैरेक्टर देख के उसको एक ग्रुप में रखना। मींस
कि उसके कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में रखना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का बात कर लिया जाए और एनिमल्स का बात कर लिया जाए, तो अब इसमें ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब इसमें पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अभी कॉर्डेटा में भी क्लास आ गया, अभी देखेंगे रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ठीक है। तो यही चीज है, तो यही ऐसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का मेनली रूप से अगर बात किया जाए तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। 4 तरह का क्लासिफिकेशन, इसी को बायोलॉजिकल मतलब लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 4 तरह का है, एक प्रैक्टिकल लेवल पे, दूसरा आर्टिफिशियल लेवल पे, ठीक है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, तीसरा नेचुरल, और चौथा फेंटिक। ध्यान से समझिएगा, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे किया गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहला जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे क्लासिफिकेशन किया गया, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे किया गया। पहले हम ये प्रैक्टिकल को देख ले रहे हैं। अब इकोनॉमिक, जिससे ऑयल निकल रहा है उसको देख ले भाई, कोकोनट से ऑयल निकलता है, इसको ऑयल यील्डिंग वैरायटी कह दिया गया। सोयाबीन से निकलता है उसको बोल दिया गया, मस्टर्ड से निकलता है उसको बोल दिया गया, ठीक है। दूसरा आपका बात करा जाए मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, टर्मरिक हो गया। अब टर्मरिक का इकलौता यही रोल है ना मेडिसिन, स्पाइसेस में भी रोल है। इसे उतना कुछ क्लियर कट नहीं हो रहा था कि एक ही प्लांट दो जगह चीज घेर ले रहे थे, दो जगह बॉक्स में आ जा रहे थे, तो इसीलिए इस चीज को उतना नहीं माना गया और फिर आया आर्टिफिशियल। अभी सिर्फ हम लोग नाम जान रहे हैं, ज्यादा इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जब हम लोग शुरू करेंगे तो यही चीज से शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं हम लोग देखेंगे। आर्टिफिशियल, नेचुरल और ऑथेंटिक, ये तीनों का डिटेल देखेंगे। बेसिकली इसमें नेचुरल पे ज्यादा बातें होंगी, फेंटिक पे ज्यादा बातें होंगी। अभी सिर्फ हम लोग नॉर्मल चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया गया, जैसे कि लिनियस ने क्या किया, स्टेमेन के बेस पे प्लांट को 24 क्लासेस में वो बांट दिए। स्टेमेन कैसा होगा इस पे 24 क्लासेस में बांट दिया गया, ठीक है। नेचुरल में बात करा जाए तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के, मतलब रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 चीज मॉर्फोलॉजिकली देख के उन्होंने चीजों को डिसाइड किया गया। और इसी का 2 भाग है, फाइलोजेनेटिक, नॉन फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा, एवोल्यूशन का इनकॉर्पोरेशन होगा। नॉन फाइलोजेनेटिक में नॉन एवोल्यूशनरी होगा, पर इसमें एवोल्यूशन हिस्ट्री हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। और सीधा फेंटिक का बात करा जाए तो फेंटिक में जितना भी प्लांट का जितना भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होगा उस सब का हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, मेनली रूप से इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में।
अब लोग लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं आज का, सिस्टमैटिक्स। ये भी सिस्टमैटिक्स लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने। सिस्टमैटिक्स दो चीज से मिलकर, टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी का तो हमने देखा है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और फाइलोजेनी एवोल्यूशन। अगर टैक्सोनॉमी के साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी देख के अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, इसी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। समझ में आया बात को? सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब हुआ? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। मतलब ये सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और बिना फाइलोजेनी के कभी भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। बिना फाइलोजेनी के वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होते हैं, उसमें मॉर्फोलॉजी, एनसीईआरटी में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को भी देखा जाता है। ठीक है। दूसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस, तीसरा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और चौथा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। ये चार चीजें मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में आती है। आज का लेक्चर यहां तक था। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी कंप्लीट किया। ये एक क्वेश्चन है सिस्टमैटिक पे, बनाइए इसको। द टर्म सिस्टमैटिक refers to identification and classification, nomenclature and identification of plants and animal, diversity of kinds of organism and their relationship, different kind of organism and their classification। यहाँ जब तक रिलेशनशिप नहीं आएगा नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर सी।